नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। वो क्या है जो गुजरात को बंगाल से जोड़ता है? एक तो बड़ी स्वाभाविक सी बात कि दोनों हमारे देश भारत के अलग अलग राज्य हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो गुजरात उनका सिटल यानी कि मजबूत लगभग अभेद्य दुर्ग है और बंगाल वो किला है जहां पर परचम फहराने की वो हसरत रखते हैं। इन दोनों को जोड़ती है एक पट्टी जिसमें आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल का कुछ हिस्सा। इस पर बात क्यों हो रही है? क्योंकि बीती रात जब आपने कल का लल्लन टॉप शो देखा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान किया। ओडिशा से आने वाली आदिवासी समाज से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू का नाम और दूसरा नाम यशवंत सिन्हा का पूर्व भाजपा नेता, जिन्हें विपक्ष ने खासतौर पर कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो आज हम लल्लन टॉप शो में बीजेपी के इस दांव के पीछे की राजनीति पर विस्तार से बात करेंगे। क्या हासिल करना चाहता है सत्तारूढ़ दल? प्रतीकों की राजनीति की बात करेंगे और उससे आगे के भी। वैसे राजनीति से याद आया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की सेहत गड़बड़ चल रही है और धुरी असम में टिकी हुई है। असम में बागी विधायक हैं जो कह रहे हैं अब फैसला होकर रहेगा। असम में बाढ़ भी है। इन सब पर आज के शो में विस्तार से बात होगी और शो में सबसे पहले क्या होता है, दिन का वीडियो। तुमचा घोडा जो दुखते ना शिडी डुबेली ती डुबेली जिस असम में विधायकों की बाढ़ आ गई है, उसी असम में बीते बहुत दिनों से असली बाढ़ का भी प्रकोप है। अभी आपने जो देखा वो बाढ़ से आई तबाही का मंजर है। बीते कई हफ्तों से असम बाढ़ की चपेट में है, लोग त्रस्त हैं और असम की विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने में जुटी हैं। सूबे में नेता विपक्ष कांग्रेस के देवव्रत सैकिया, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने मानवता को शर्मसार किया। एक बार फिर हमारा राज्य बाढ़ की चपेट में है। असम के लोग आपदा से लड़ रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व ऑपरेशन लोटस में व्यस्त हैं। उन्हें संविधान की शपथ के अनुसार असम में बाढ़ और कटाव में संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का राजधर्म करना चाहिए। असम में टीएमसी की नेता सुष्मिता देव ने भी सैकिया की तरह ही मुख्यमंत्री को असम पर फोकस करने की सलाह दी और मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा, विधायकों की आमद से राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है, राज्य की कमाई बढ़ रही है और बाढ़ से निपटने के लिए भी राज्य को संसाधनों की जरूरत है, तो इसमें विरोधाभास कहां है? वैसे राजनीति से इतर असम में बाढ़ एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। कछार, करीमगंज, बारपेटा, दरांग आदि कुल 33 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 55 लाख के पार जा चुकी है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बीते 24 घंटों में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 80 के पार जा चुका है। 33 लाख से ज़्यादा मवेशी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें करीब 6000 से ज़्यादा जानवर बाढ़ के साथ बह गए हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ के साथ सेना की 15 टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हैं। इन टीमों ने अभी तक 5000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। अब सवाल ये कि असम में हर साल बाढ़ आती क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम का वरदान और अभिशाप दोनों कहा जाता है। तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम को 2 हिस्सों में बांटती है। एक समय ऐसा था जब असम के लोग पहली बार आई बाढ़ से खुश होते थे क्योंकि इससे भूमि उपजाऊ होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण ब्रह्मपुत्र में हर साल पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है और नदी के किनारों पर कटाव भी बढ़ता जा रहा है।
इसी का नतीजा है कि 2006 तक ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार 6080 वर्ग किलोमीटर पर आ गया। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच जब सर्वे हुआ था तब ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार 3870 वर्ग किलोमीटर में था। यानी बीते 100 बरस में ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया दोगुने से भी ज्यादा हो गया। कमोबेश यही हाल असम की दूसरी बड़ी नदी बराक और 48 छोटी बड़ी सहायक नदियों का भी है। इस वजह से बाढ़ की त्रासदी बढ़ती जा रही है। ये ऐसी बात है जिस पर सरकार और समाज दोनों विचार करें और दूरगामी उपाय सोचें। बाकी सियासतदां हैं वो बयान देते रहेंगे। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी हरियाणा से है, जहां के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, पर लोगों ने ध्यान दिलाया कि चैलेंजर बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया। 19 जून को हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे। आज सुबह से इन चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी को 22 तो जेजेपी को 3 सीटें हासिल हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्माइलाबाद नगर पालिका में निशा कानू ने चेयरमैन पद पर जीत दर्ज कर पार्टी का खाता खोला। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दूसरी सुर्खी का संबंध है सोनिया गांधी और ईडी से। कोरोना के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर सकती है। इस पूछताछ के लिए 23 जून की तारीख तय हुई थी, लेकिन अब सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए ईडी से अतिरिक्त समय की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी ने आज ईडी को पत्र लिखकर उनके पूरी तरह से ठीक होने तक अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी उपस्थिति को स्थगित करने का अनुरोध किया है। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को नोटिस भेजकर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनिया तब समय पर पेश नहीं हो पाई थी और फिर ईडी ने 23 जून की तारीख दी थी, समन जारी किया था। गौरतलब है कि इसी मामले में ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटों से ऊपर की पूछताछ कर ली है। अगली सुर्खी ये उस बैंक घोटाले से जुड़ी है जिसे अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। सीबीआई ने आज बैंकिंग फ्रॉड के मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यह केस बैंकों के समूह के साथ 34,615 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया है। बैंकों के इस समूह की अगुवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। सीबीआई ने इस मामले में आज मुंबई में 15 जगहों पर छापेमारी भी की है। डीएचएफएल और वधावन बंधुओं के अलावा सीबीआई ने स्काईलार्क बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुधार शेट्टी और अन्य को आरोपी बनाया है। दरअसल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कुल 17 बैंकों से आरोपी फर्मों ने 2010 से लोन लेना शुरू किया था। फिर अलग अलग समय में इस लोन को एनपीए घोषित किया गया। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आने पर मामले की जांच शुरू हुई। फिलहाल डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और धीरज वधावन जेल में हैं। दोनों को यस बैंक के साथ फ्रॉड के मामले में सीबीआई और ईडी के केस को आधार बनाकर गिरफ्तार किया गया था। अगली सुर्खी बुलडोजर कार्रवाई पर एक बड़ा अपडेट देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से आया। कोर्ट में आज यूपी सरकार ने बताया कि हाल ही में कानपुर और प्रयागराज में हुई बुलडोजर कार्रवाई का दंगों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बुलडोजर चला और ये कार्रवाई अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हुए की गई थी। इसके बाद 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। आज जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक की गई है और याचिकाकर्ता के इस आरोप में कोई भी दम नहीं है कि एक ही पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। योगी सरकार का कहना है कि प्रयागराज और कानपुर दोनों ही जगहों पर स्थानीय विकास प्राधिकरणों ने उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की है। आगे सरकार ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी प्रभावित पक्ष कोर्ट नहीं आया है, इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका खारिज की जाए। ये थी सुर्खियां।
अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 21 जून की शाम को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसके बाद रात 9:30 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टीवी पर लाइव आए। उन्होंने बोलना शुरू किया और बताया कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए पार्टी ने उम्मीदवार चुनते वक्त किन 3 बातों पर ध्यान दिया। बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत के पूर्वी हिस्से से आने वाली एक आदिवासी महिला अगर चुनाव जीत जाती हैं, जिसकी प्रबल संभावना भी है, तो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी होंगी। इधर नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, उधर धड़ाधड़ इंटरनेट पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानकारी तलाशी जाने लगी। ये बात गूगल ट्रेंड्स के ग्राफ में भी नजर आती है। इसका मतलब जनता की पहली जिज्ञासा तो यही है कि द्रौपदी मुर्मू हैं कौन। तो जवाब ये रहा, द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से ताल्लुक रखती हैं। गांव का नाम है बेडापोसी। संथाल आदिवासी समाज से आने वाली मुर्मू ने बीए की पढ़ाई के बाद ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में बतौर जूनियर असिस्टेंट काम किया। फिर 3 साल तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद राजनीति की छात्र हो गई, थ्योरी वाली नहीं, प्रैक्टिकल वाली। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और 1997 में उन्होंने मयूरभंज के रायरंगपुर से पार्षदी का चुनाव जीता। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, मुर्मू आगे ही गई। साल 2000 में भाजपा और बीजू जनता दल ने साथ चुनाव लड़ा, तो इसका फायदा मुर्मू को भी मिला। उन्हें रायरंगपुर से टिकट मिला और नवीन पटनायक की लहर में वो जीतकर विधायक बनी और फिर मंत्रिपरिषद में भी शामिल हुई। बीजेपी उन्हें धीमे धीमे ग्रूम कर रही थी। साल 2002 से लेकर 2015 के बीच वो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में भी लगातार बनी रही, कभी नेशनल एग्जीक्यूटिव के पद पर तो कभी सूबे के अध्यक्ष के पद पर। इस बीच उन्होंने विधायकी का दूसरा चुनाव भी लड़ा। साल था 2009, लेकिन इस बार भाजपा और बीजू जनता दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा और भाजपा का प्रदर्शन बुरी तरह गिरा। बावजूद इसके मुर्मू ने अपनी सीट पर जीत दर्ज कर ली। राष्ट्रीय स्तर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम तब चर्चा में आया जब नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया। झारखंड के लिए वो जीके का सवाल भी बन गई, क्योंकि झारखंड के राजभवन में पहली बार किसी आदिवासी महिला को नियुक्त किया गया था। उस वक्त सूबे में रघुवर दास की भाजपा सरकार थी। 2017 में रघुवर दास सरकार ने छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 को बदलने की कोशिश की। इन कानूनों के तहत एक आदिवासी अपनी जमीन दूसरे आदिवासी को ही बेच सकता था। सरकार का मकसद ये बताया गया कि विकास और निवेश के रास्ते खुलेंगे, इसके लिए छूट जरूरी है। लेकिन रघुवर दास इसके लिए जो अध्यादेश लाए उसका खूब विरोध हुआ और इसी के नतीजे में शुरू हुआ पत्थलगड़ी आंदोलन। आदिवासी इलाकों में जगह जगह पत्थर गाड़कर आदिवासी अधिकारों को लेकर संविधान तथा न्यायालय के फैसलों को लिखा जाने लगा। आंदोलन उग्र हुआ तो जगह जगह हिंसा होने लगी। रघुवर दास सरकार मौके की नजाकत को समझ नहीं पाई और उसने आंदोलनकारी आदिवासियों पर राजद्रोह की धाराएं लगाना शुरू कर दिया। जब ये सब हुआ तब सारी नजरें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की तरफ ही थीं। क्यों? क्योंकि झारखंड के कई इलाके संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं और 5वीं अनुसूची के तहत भारत का संविधान आदिवासी पहचान के संरक्षण के लिए विशेष नियमों की व्यवस्था करता है। 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को भी विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि वो आदिवासियों के संरक्षण हेतु संसद या विधानसभा से पारित कानून पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आदिवासी परंपरा के मुताबिक कानून या कानून के हिस्सों को लागू करें या रोकें।
लेकिन आरोप लगा कि द्रौपदी मुर्मू आंदोलन के दौरान खामोश रहीं। झारखंड को कवर करने वाले पत्रकार बताते हैं कि हालात बिगड़ते देख भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा सामने आए। उन्होंने सरकार और संगठन से ये कहा कि आदिवासियों को लेकर रघुवर दास सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए और तब जाकर द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी इलाके के मुंडाओं और मांकियों के साथ बैठक की। मुंडा और मांकी आदिवासी परंपरा के ग्राम प्रधानों को कहते हैं। मुर्मू ने रघुवर दास सरकार से अध्यादेश पर जवाब तलब भी किया। उन्होंने पूछा कि सरकार ये बताए कि प्रस्तावित अध्यादेश से जन कल्याण का मकसद कैसे पूरा होगा। दिल्ली और रांची में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद राजभवन से कानून वापस आने का मर्म रघुवर दास सरकार ने भी समझा और दोबारा अध्यादेश को राजभवन नहीं भेजा। इस वाक़ये के बाद भी समय समय पर मुर्मू ने आदिवासी समाज को राजभवन में दावत दी और उनकी चिंताओं को सुना। रघुवर दास के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन और तब राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच संबंध तेजी से बेहतर हुए। सोरेन और मुर्मू दोनों संथाल हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। सोरेन उन्हें आदरपूर्वक फुआ यानी बुआ भी कह देते हैं। रांची के पत्रकार बताते हैं कि मुर्मू अपने कार्यकाल के पूरे होने पर जब रवाना हो रही थी तब उन्हें विदा करने वालों में प्रोटोकॉल स्टाफ से इतर जितने भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे उतने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे। आपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में जाना, अब उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा करते हैं। ये संयोग की बात है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जितने लोगों के नामों की चर्चा रही उनमें से 2017 के चुनाव में भी चर्चा में थे, गोपाल कृष्ण गांधी और द्रौपदी मुर्मू। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, बीजेपी ने क्यों चुना, तो आपको हमारी खास पेशकश महामहिम के एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपतियों के किस्से सुनाए, राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक। पर फिलहाल हमारा फोकस रहेगा द्रौपदी मुर्मू की 2022 की उम्मीदवारी पर। राष्ट्रपति का पद भारत का सबसे ऊंचा और गरिमा वाला पद है, लेकिन भारत में राजनीति की सच्चाई यही है कि यहाँ बिना बैकग्राउंड देखे कोई काम हो नहीं पाता। मुर्मू के मामले में ये बैकग्राउंड है उनकी आदिवासी पहचान। भारत में आदिवासी समाज कई जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। पूरे देश की आबादी में अनुपात देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में 8.6% नागरिक आदिवासी थे, लेकिन अगर भारत के नक्शे को आप मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे रखेंगे तो आपको अलग आंकड़े नजर आएंगे। कुछ राज्य हैं जहां आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ 30.62%, गुजरात 14.75%, झारखंड 26.21%, मध्य प्रदेश 21.09%, महाराष्ट्र 9.35%, ओडिशा 22.85%, राजस्थान 13.48% और असम 12.45%। इसके अलावा अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों में आदिवासी आबादी और ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हमने बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों पर फोकस रखा है। आप जानते ही हैं कि चुनावी राजनीति में संख्या का महत्व होता है। हमने जो आंकड़े दिए उससे स्थापित होता है कि आदिवासी वोट एक करीबी मुकाबले में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए भाजपा इस समाज में भी वैसी ही पैठ बनाना चाहती है जैसा उसने कथित अगड़ी जातियों और ओबीसी के बीच किया। आदिवासी पारंपरिक रूप से भाजपा के वोटर नहीं माने जाते थे और इसी धारणा को अब भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। एक लंबा सिलसिला है जिसमें करिया मुंडा और जुआल ओराम जैसे नेता आते हैं। भाजपा ने इनमें निवेश किया और पद भी दिया, प्रतिनिधित्व दिया। इसी क्रम में पीए संगमा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को भी गिना जा सकता है। भाजपा को तब इसका फायदा नहीं मिला, ये कहना क्या ठीक होगा? भाजपा ने आदिवासी बहुल राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में खूब सरकार चलाई है, लेकिन पार्टी का मंसूबा है आदिवासियों की डिफॉल्ट पार्टी बनना। बीते दिनों आदिवासी हितों से जुड़ी कई घटनाएं हुई। पत्थलगड़ी की चर्चा हम कर चुके हैं। झारखंड में इन दिनों सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर गोलबंदी चल रही है। फिर छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वोत्तर तक जल जंगल जमीन के कई छोटे छोटे आंदोलन हैं। ये देखने को मिला है कि सवालों को लेकर अब छोटे राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं। जोहार के नारे के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसे दल अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। ये दल पूरे सूबे की राजनीति पर भले हावी ना हो, लेकिन अपने इलाके में चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसकी मिसाल हमने 2018 के राजस्थान चुनाव में देखी, जब उदयपुर डूंगरपुर की आदिवासी बेल्ट में छोटे आदिवासी दलों ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि विधायक भी बनाए। भाजपा इस स्पेस में मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का प्रतीकात्मक महत्व पार्टी के लिए बहुत है।
फिर भाजपा के गढ़ गुजरात में तो चुनाव आसन्न है और उसके आदिवासी इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। मुर्मू की उम्मीदवारी क्या कोई जादुई बदलाव कर पाएगी? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बात यहाँ मैसेजिंग की है, संदेश की है। संदेश दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से दिया जाना है और आज मुर्मू अपने शहर रायरंगपुर से दिल्ली के लिए रवाना भी हुई। उन्हें 21-22 जून की दरमियानी रात ही सीआरपीएफ की Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई थी। सुबह तस्वीरें आईं जिनमें मुर्मू को रायरंगपुर के शिव मंदिर में आशीर्वाद लेने से पहले झाड़ू लगाते हुए देखा गया। फिर उन्होंने नंदी के कान में भी कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने प्रेस के सामने उम्मीदवारी के लिए पार्टी का धन्यवाद किया और फिर भुवनेश्वर के लिए निकल गई। भुवनेश्वर तक के रास्ते में लोग सड़क के अगल बगल खड़े होकर देखते रहे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए जरूरी इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की। नवीन पटनायक पहले ही मुर्मू को बधाई दे चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसी राह पर चले। भाजपा ने आदिवासी उम्मीदवार को उतारकर अपना सबसे बढ़िया पत्ता चला है। टीडीपी, वाईएसआरसीपी जैसी विपक्षी पार्टियां अगर मुर्मू को वोट न देने की बात करें तो अपने निर्णय का बचाव कैसे करेंगी, ये भी उन्हें सोचना होगा। इसीलिए अब इस बात की प्रबल संभावना है कि द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत ही जाएंगी और औपचारिक ऐलान में और उसके पहले की वोटिंग में समय होता है। रही बात उनके राष्ट्रपति बनने से आदिवासी समाज की चिंताओं और असुरक्षाओं के निवारण की, तो इसके बारे में एक टिप्पणीकार ने मार्के की बात कही। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के किसी पद पर पहुंच जाने पर बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसे न सरकारें बनती हैं, न गिरती हैं और ना ही किसी समाज की स्थिति में अचानक कोई बदलाव आता है। सरकारों का बनना, बिगड़ना और सामाजिक उत्थान एक जटिल और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारक काम करते हैं। बड़े पदों पर नियुक्ति इन कारकों में से एक है, लेकिन ना अंतिम है और ना ही सबसे महत्वपूर्ण। अब रुक करते हैं बड़ी खबर सेगमेंट में महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कल सुबह से चल रही उथल पुथल के बीच आज शाम के करीब 5 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आए। विधायकों के इधर से उधर जाने की खबरों के बीच उद्धव ने बयान जारी किया। कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से मराठी में दिए गए बयान में कहा गया कि एकनाथ शिंदे को सूरत जाकर बात करने की क्या जरूरत थी। कुछ विधायक यहाँ नहीं हैं। कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि वे लौटना चाहते हैं। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मैं सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। लापता विधायक यहाँ आए और मेरे त्यागपत्र के साथ राजभवन जाएं। आगे बयान में कहा कि लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। शिवसेना कौन चला रहा है? मेरा ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मैं लोगों से मिल नहीं पाया। उस समय काफ़ी मुश्किल था। मैं हॉस्पिटल से ऑनलाइन काम कर रहा था। शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कई बार इस्तीफा देने की बात कही। अब सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों? 21 मई के लल्लन टॉप शो में हमने विस्तार से महाराष्ट्र के सियासी संकट को समझाया था। अभी ब्रीफ में बता देते हैं। विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। महाअघाड़ी गठबंधन की जगह बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा जीते। सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करीब 29 विधायक फिर बागी बताए गए। मुंबई से निकलकर ये गुजरात के सूरत पहुंचे। सरकार डिगने लगी। आज क्या हुआ? आज इन बागी विधायकों को सूरत से असम के गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ उनके शिवसेना पार्टी के 56 में से 46 विधायक हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना के सभी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी भेजने की प्रमुख वजह सूरत और मुंबई के बीच का फासला है। मुंबई से चलकर मात्र 3 घंटे में सड़क के रास्ते सूरत पहुंचा जा सकता है। हुआ ये कि शिवसेना के 2 प्रतिनिधि मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक सड़क के रास्ते 21 जून को सूरत पहुंच भी गए। शुरुआत में तो पुलिस ने उन्हें होटल में जाने की अनुमति नहीं दी। अब बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो पुलिस को उन्हें मिलने की अनुमति देनी पड़ी। फिर शिवसेना के संजय राउत ने यह आरोप भी लगाया था कि उनका एक विधायक एकनाथ शिंदे के चंगुल से भागने में कामयाब हुआ और वो मुंबई में वर्षा पर पहुंचा था, यानी मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वर्षा। एक बयान शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की तरफ से भी आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। माना जा रहा था कि नितिन देशमुख बागी विधायकों में से एक थे, लेकिन देशमुख ने दावा किया कि उनका अपहरण किया गया था और गुजरात के सूरत ले जाया गया, जहां से वे भाग आए। सुनिए उनका बयान। का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था।
लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। मुख्यमंत्री महोदय से बोलना डाला। ये सब बयान याद रखिएगा, हम लोगों को साहित्य में पढ़ाया जाता है ना, प्रहसन। ये राजनीति का प्रहसन चल रहा है, दावा भी आ रहा है तमाम तरह का। दावा ये कि कई सारे विधायक वहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया। दूसरी तरफ बागियों के नेता एकनाथ शिंदे, उन्होंने सरकार नहीं सीधे पार्टी पर कब्जे की घोषणा कर दी। शिवसेना ने व्हिप जारी कर बुधवार शाम 5 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उससे 50 मिनट पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बता चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा की। साथ ही भरत गोगावले को अपनी तरफ से चीफ व्हिप बना दिया। खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भी भेजी। दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में अभी शिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। ये बीजेपी और शिवसेना के पक्ष की बात हो गई। अब एनसीपी और कांग्रेस की बात भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अपना समर्थन जारी रखेंगे। मैंने शरद पवार जी से भी बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया कि वे गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देते रहेंगे। इसके अलावा कोई इरादा नहीं है। एनसीपी की तरफ से शरद पवार और सुप्रिया सुले सीएम ठाकरे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे। इससे पहले एनसीपी इसे शिवसेना का अंदरूनी मसला बता चुकी थी। भारी उठापटक के बीच जानकार मान रहे हैं कि जल्दी महाराष्ट्र से कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गणित ऐसी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उसके पास खुद के 106 विधायक हैं। गुवाहाटी में मौजूद 35 शिवसेना के विधायकों को मिला दें तो 141 हो जाते हैं। 17 निर्दलियों का साथ मिल जाए तो संख्या 158 हो जाती है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा है। अब बस ये देखना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, और अगर सत्ता बीजेपी के पास आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई और। कयासबाजी और अपडेट चलते रहेंगे और हम भी आपको खबरें बताते रहेंगे रोजाना लल्लन टॉप शो में। आज का शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।